ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए हैं आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर। और कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम पहले भी आप उनके साथ हमें प्रोग्राम करते हुए देख चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे पीएसएमयू के। और आज उन्हें हमने दोबारा उनको जो है इनवाइट किया है, और आज जो हम उनके साथ जो है जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम उनसे बात करने वाले हैं। तो आइए हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान अरशद साहब की, तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो ये जानना हुँ। चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किस तरह से होती है और ये क्या होती है? थोड़ा-सा इसके हवाले से ओवरव्यू दे दें। जी, नादिया इसमें इस तरह से है कि देखें, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक प्रोडक्ट है, हुँ, एक जो है वो आप कह लें कि बैंकिंग डिपॉज़िट्स की प्रोडक्ट है, जिसमें बैंक्स के डिपॉज़िट्स आते हैं। लोग बैंक्स में पैसा रखवाते हैं, तो इसी तरह की एक कंबाइंड प्रोडक्ट, मतलब जिसमें आप फिक्स्ड इनकम भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें, और इसमें आपको स्टॉक्स में भी एक्सपोज़र लेना हो तो आप ले सकते हैं। यानी आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, और या फिर आप मनी मार्केट में, जो कि यूजुअली ये बैंक्स वगैरह होते हैं, ये दोनों का क्लब एक वर्ज़न है, इसको म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि ये एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हुँ, मोर हुँ। देन बहुत से लोगों की, एक से ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे एक पूल में पैसा इकट्ठा होता है, और उस पूल के ऊपर एक फंड मैनेजर जो कि बड़ा क्वालिफाइड एससीसीपी जो है वो हुँ, समझ लें कि लाइसेंस्ड पर्सन होता है, उसको इसमें जो है डेज़िग्नेट किया जाता है इस फंड के ऊपर, और वो उन जो म्यूचुअल फंड की जो भी उसमें कैटेगरी होती है, उसके मुताबिक वो उन फंड्स को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में पार्क कर रहा होता है। जिस तरह से स्टॉक्स हैं, जिस तरह से आप कह लें कि मनी मार्केट है। स्टॉक्स और मनी मार्केट इसके जो है वो 2 सेगमेंट्स हैं मेन। और स्टॉक्स में तो आपको पता है ज़रा रिस्की होता है, तो ये थोड़ी-सी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा अगर आप इसको मनी मार्केट के अंदर जो है वो देखते हैं, तो वहाँ पे ये लो रिस्क कैटेगरी में आती है, मीडियम टू लो रिस्क कैटेगरी में आती है, जहाँ पे ये फंड्स जो हैं वो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें बैंक्स डिपॉज़िट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, वहाँ पे ये पैसा जो है वो पार्क किया जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट का टूल है, जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके यूनिट परचेज़ करके इनडायरेक्टली जो है वो स्टॉक्स में भी, और जो मनी मार्केट है उसमें भी आप कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन-सा उसमें एसेट क्लास जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इसमें ये जो कैटेगरी है, ये अगेन मैं वही कहूँगा कि लो रिस्क भी है, हाई रिस्क भी है। और हुँ, इसमें जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि डिसीजन मेकर आप नहीं हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हुँ, मुझे ये बहुत इसके अंदर चांसेस होंगे कि मैं गलत फैसले लूँ, क्योंकि फैसला लेने वाला मैं खुद हूँ, डिसीजन मेकर मैं खुद हूँ। तो जब मैं खुद डिसीजन मेकर होऊँगा, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आप जो है कोई गलत डिसीजन करके अपना बैड इन्वेस्टमेंट कर दें, और अपना पैसा जो है वो स्टक कर लें या लूज़ कर लें। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डेज़िग्नेटेड एक फंड मैनेजर जो है वो असाइन होता है, जो कि क्वालिफ़ाइड भी होता है, जो कि उस फ़ील्ड का माहिर होता है। तो वो माहिर या क्वालिफ़ाइड पर्सन जो है वो आपको जो है वो अपने मशवरे दे नहीं रहा होता, वो आपके हुँ। बिहाफ़ पे बेसिकली कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो फंड मैनेजर उसको कहते हैं। तो उस की जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाहिर-सी बात है आपसे या किसी ऐसे लेमैन से बहुत अच्छी होगी,
जो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के हवाले से या मनी मार्केट के हवाले से कुछ नहीं जानता। तो ये प्रॉपरली एक हाई क्वालिफाइड मैनेज फंड्स होते हैं और इसमें दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो सर ये सिक्योर होता है और मतलब इसमें जो है आप थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि पैसों की जो है वो लॉस के कितने चांसेस होते हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से बताएँ आप। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि सारे सिक्योरिटीज दो तरह की होती है। हुँ, ठीक है ना जी। एक तो सिक्योरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिसाल ले लेते हैं, तो हमेशा ये प्लॉट्स की एग्जांपल आ जाती है कि मैंने कोई प्लॉट खरीदा, फाइल खरीदी, हुँ, अब उसके अगेंस्ट मेरे पैसे ही नहीं निकले, सॉरी मेरा प्लॉट ही नहीं निकला। ठीक है ना, जी, मैंने प्लॉट एक फाइल खरीदी और किसी गलत सोसाइटी में जाके मैं फंस गया और मुझे उसके अगेंस्ट मैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स देता रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे उसके अगेंस्ट जो है वो फिजिकल प्लॉट नहीं मिला। हुँ, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट को डूबना। ठीक है ना, ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई ना, जीरो हो गया पैसा आपका। जी, अच्छा, एक तो लॉस के जो कैटेगरी है वो ये है कि आप इन्वेस्ट करें और आपका पैसा डूब जाए। वो हुँ, सिलसिला जो है वो म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका कल को ये कहेंगे कि जो आपने यूनिट्स खरीदे थे उसके अगेंस्ट एसेट्स ही मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो आपको यूनिट्स दिए जाएंगे उसके बैक पे इन्वेंट्री उतनी होगी। या आप चाहे मनी मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, दोनों कैटेगरी के फंड्स में। ठीक है, ये पहला रिस्क नहीं है। और हुँ, इसमें ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसा दिया, अब बाज का इस तरह से भी होता है ना कि आपने ब्रोकर्स के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और ब्रोकर ही भाग जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में भी आपका पैसा स्टक हो गया फॉर द टाइम बीइंग। और बाज का प्रीवियसली केसेस तो ऐसे भी नजर आए हैं कि जिसमें पैसा डूब गया लोगों का, बिल्कुल ही जी, मिला ही नहीं। तो यहाँ पे एक बीच में ट्रस्टी है। ठीक है, इस सारे सिनेरियो को आप थोड़ा ऐसा समझें कि आप पैसा जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं दे रहे, ये पैसा सिर्फ वो मैनेज कर रही है। सही, पैसा पड़ा हुआ किसके पास है? ट्रस्टी के पास। और ट्रस्ट, ट्रस्टी इनका कौन होता है? सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ठीक है, ओके, तो ये आपका कैश भी और आपके इन्वेंट्री, यानी आप जो स्टॉक्स वगैरह म्यूचुअल फंड में आप फंड खरीदते हैं तो उसकी जो इन्वेंट्री होगी, दोनों जो है वो बीच में ट्रस्टी के पास पड़े होंगे जो कि सीडीसी है। तो सीडीसी जो है वो आपका कस्टोडियल जो है, कस्टोडियन की जो है वो एक सर्विस ऑफर कर रहा होता है इस सूरत में। और ये कंपलसरी है, ये नहीं है कि आप ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी विदाउट ट्रस्टी काम नहीं कर सकती, वो ट्रस्टी अपॉइंट करेगी और उस ट्रस्टी के पास आपका पैसा आएगा। और वो जो म्यूचुअल फंड एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है, उसका सिर्फ काम ये होगा कि वो उस पर्टिकुलर पैसे को एडवाइस करके मैनेज करे। वो उसमें से ना पैसा निकलवा सकती है ना उसमें वो पैसा डलवाएगी। डायरेक्टली पैसा आप ट्रस्टी के नाम का चेक बनाते हैं। हुँ, ठीक हुँ, है, सीडीसी ट्रस्टी। और उस ट्रस्टी के पास डायरेक्टली आपका पैसा जा रहा होता है। तो म्यूचुअल फंड्स इस लिहाज से अगर आप जी, देखें, जिस तरह से आप पाकिस्तान में तो ट्रस्टी का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप दुबई में चले जाएं हुँ, तो हुँ, दुबई में आप कोई भी प्रॉपर्टी डील करते हैं तो उसमें ट्रस्टी का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। यानी आप पैसा डायरेक्टली जो है वो बायर को नहीं दे रहे होते, हुँ, हुँ, सॉरी जो बायर है वो सेलर को नहीं दे रहा होता, बल्कि वो बीच में एक ट्रस्टी के पास पैसा रखवाता है। ठीक है, अच्छा, और वो ट्रस्टी जो है वो जब आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो दोनों पार्टीज को दे देता है। ये सिंपल सिनेरियो जो है बिजनेस में भी होता है। जिस तरह से आप बाहर से पैसे बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हुँ, वो इंपोर्ट करते वक्त आपको लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी जिसको बोलते हैं वो ओपन कराना पड़ता है। वो बैंक की एक गारंटी आ जाती है उसमें। ठीक है, तो उसमें दोनों पार्टीज कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि मेरे जो बायर है उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा जो है वो जो गुड्स हैं वो नहीं डूबेंगी और जो सेलर है उसके पैसे जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह ये ट्रस्टी का रोल है। ट्रस्टी का रोल ये है म्यूचुअल फंड्स में कि आप पैसा अपने ट्रस्टी को दे रहे होते हैं, आपने पैसा निकलवाना है तो वो ट्रस्टी जो है वो आपको देगा, आपने पैसा देना है तो वो ट्रस्टी को आप देंगे बीच में। ठीक ओके, है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो ट्रस्टी सही, वाला जो एलिमेंट है वो पहले जो इसके अंदर आप समझ लें कि रिस्क है, या पहला जो पैसा डूबने का रिस्क जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी वो खत्म कर देता है, राइट। और सही, दूसरा, अब हुँ, दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। हुँ, अब हुँ, दूसरा ये होता है कि क्या आपने पूछा कि सवाल पूछा कि इसमें चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब जाए।
बिल्कुल इसमें चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब सकता है मार्केट रिस्क की वजह से। ऐसा नहीं, अच्छा पहला रिस्क जीरो है, मतलब पैसा आपका सिक्योर है। सही है। आप किसी जो है वो एरे गैरे को नहीं दे रहे, आप ट्रस्टी के पास पैसा रख के बैठे हुए हैं। और इसमें एक और चीज भी मैं थोड़ी सी ऐड करूं, मेरे जहन में आ रही है कि जब आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपके जो एसेट्स होते हैं, यानी जो आपकी इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक्स हम्म, आपने खरीदे होते हैं, वो पड़े होते हैं आपके सीडीसी के पास, सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास। जी। लेकिन जो आपका कैश होता है वो आपका ब्रोकर के पास पड़ा होता है, राइट। तो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो मामलात ख़राब हो सकते हैं अगर वो रिप्यूटेबल अच्छा ब्रोकर नहीं है तो। और इस तरह के केसेस कई हमने देखे भी हैं माजी में। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें आपकी इन्वेंट्री भी और उसमें आपका कैश भी, दोनों ट्रस्टी यानी सीडीसी के पास पड़े हैं, तो ये फुल एंड टू एंड सिक्योर है। ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी भाग भी जाती है तो आपकी जो एसेट्स हैं वो ट्रस्टी आपको सीडीसी वो वापस करेगा। वैसे म्यूचुअल फंड कंपनी भाग के क्या करेगी, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सही। दूसरा दूसरा इसके अंदर एलिमेंट है लॉस का। मैं सिर्फ ये लास्ट जी। कंप्लीट कर लूं। दूसरा जो एलिमेंट है वो लॉस वाला है। लॉस का एलिमेंट आपने पूछा कि क्या इसमें चांसेस हैं। हम्म। बिल्कुल इसमें चांसेस है। मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया इसके इंट्रोडक्शन में कि इसमें दो तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं। हम्म, एक इसकी कैटेगरी है लो रिस्क की, और हम्म, एक इसकी कैटेगरी है हाई रिस्क की। सही। तो जो हाई रिस्क की कैटेगरी है वो मार्केट ड्रिवन होती है, यानी आप अपना पैसा जो देते हैं, आपका फंड मैनेजर उसको स्टॉक्स में लगा रहा होता है। और आपको पता है स्टॉक्स में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनल, कंपनी रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड रिस्क की वजह से उसमें फ्लैक्चुएशंस आती रहती हैं तो ये स्टॉक के। सिर्फ स्टॉक में सिर्फ ये पैसे लगते हैं या फिर और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से भी बता दें। जी जी, ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो जी। स्टॉक्स हैं उसमें ही पैसा, एक तो ये है कि अगर इसमें दो तरह के फंड्स हैं, एक इक्विटी हुँ, फंड है। ओके। ठीक है। अब इक्विटी फंड जो होगा वो आपके पैसे जो है वो पार्क करेगा स्टॉक्स में, सिर्फ हुँ, स्टॉक्स में। ठीक है। और इसके साथ दूसरा जो है वो जो इसकी कैटेगरी है वो है मनी मार्केट फंड। ठीक है। वो आपका जो फंड्स हैं वो मनी मार्केट में पैसा, जिसको डेट मार्केट भी कहते हैं, यानी उधार पे पैसा देगा, आपसे पैसा लेगा, आगे किसी को दे देगा, बीच में अपना स्प्रेड रख लेगा। ओके। तो जो ये है मनी मार्केट की कैटेगरी है, ये कदरे लो रिस्क है। रिस्क जो होता है ना वो किसी भी एसेट क्लास में रिस्क जरूर होता है। लो रिस्क हो, मीडियम रिस्क हो, हाई रिस्क हो, लेकिन विदाउट रिस्क कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में। हुँ, हुँ, ठीक है ना जी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इवन कि आपके बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं, उसके अंदर भी रिस्क होता है। आपका बैंक डूब सकता है तो आपका पैसा डूब गया, तो इसमें भी रिस्क जो है वो एलिमेंट रिस्क का होता है। ठीक है। मतलब लो रिस्क होता है, इसमें बड़े कम चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन बैंक डिपॉजिट्स के तरह का ही जो है ये म्यूचुअल फंड्स में जो मनी मार्केट की कैटेगरी है उसी तरह ये काम करती है। जो स्टॉक्स की कैटेगरी है वो आपके जो पैसे हैं वो प्योरली स्टॉक्स में कर रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसको मिक्स्ड कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं जो कि दोनों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी कर रहे होते हैं हुँ, और स्टॉक्स में भी कर रहे होते हैं। तो उसका फिर मिक्स रिटर्न आता है। वो आप समझ लें कि फोर सीजन आप उनको फंड्स कह सकते हैं। कि अगर आपने लॉन्गर रन में देना है, आप कहते हैं कि जी मैं रिस्क को थोड़ा मिटिगेट करूं, कम करूं, और अपना फंड जो है वो कुछ मनी मार्केट के पोर्शन में पार्क करूं, कुछ स्टॉक्स में करूं, ताकि मार्केट के हालात जैसे भी हों तो मेरा ये सिलसिला जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहे फंड का। तो ये हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, कुछ डेडिकेटेड फंड्स होते हैं। और इसी तरह से अगर मैं पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि गोल्ड रिलेटेड हैं, यानी जो कमोडिटीज में कर रहे होते हैं। गोल्ड आप देते हैं, मिजान का आई थिंक फंड है। हुँ, तो उसमें आप फंड्स जो है वो इनको देते हैं पैसा, और वो आपके जो है आपके बिहाफ पे गोल्ड वगैरह लेके रखते हैं। इसी तरह से कुछ इसमें सॉवरेन फंड्स भी होते हैं, यानी जो बाहर की मार्केट में जो है हुँ, इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक जो है ये अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, एक दो फंड्स हैं पाकिस्तान में जो बाहर के ममालिक की जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है लेकिन वो करते अच्छा। हैं। तो इसमें बड़ी ब्रॉडर कैटेगरी जो है वो पाई जाती है। सही। तो सर इसको खरीद के इसकी कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं? और दूसरा ये कि अगर हम पैसे निकलवाना चाहें तो उसका क्या हम्म। तरीक़ाकार है? थोड़ा-सा इस हवाले से भी आप बताएँ। अच्छा, बाइंग के हवाले से ये है कि एएमसीज जो हैं, पहले तो ये है कि तकरीबन 90% जो एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी जो हुँ, म्यूचुअल फंड चलाती हैं,
इनको एएमसीज बोलते हैं टेक्निकली। हुँ, तो ये जो होती हैं यूजुअली ये बैंक्स के अंडर बनी हुई होती हैं। जितने भी बड़े बैंक्स हैं, आप हबीब बैंक ले लें, अलाइड ले लें, एमसीबी ले लें, यूबीएल ले लें, जेएस बैंक ले लें, ठीक है, मतलब जितने भी बड़े बैंक्स हैं, फैसल बैंक ले लें, मिज़ान ले लें, हुँ, ठीक है जी, इन सारे बैंक्स के नीचे इनकी एएमसीज बनी हुई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनी हुई हैं। तो ये एएमसीज जो है यूजुअली जो काम कर रही होती हैं वो बैंक्स के अंदर अंडर काम कर रही हैं, कुछ जो है वो इन आइसोलेशन भी काम कर रही हैं जिनका बैंक्स के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगेन क्योंकि उसमें इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसका ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, एज एज लॉन्ग एज दे आर मैनेजिंग द योर मनी ऑन गुड बेस, ऑन गुड टर्म्स, मतलब अच्छे टर्म्स पे वो मैनेज कर रहे हैं, आपको अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं, तो वो आप जो है उनमें फंड्स को जो है वो पैसा रख सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने पूछा कि इसमें पैसा इसमें कैसे इंजेक्ट किया जाता है। हुँ, तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अब चूँकि डिजिटल दौर है, तो इनकी सारी तकरीबन जितने भी एएमसीज़ हैं, उनके डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो है वो आप कर सकते हैं डिजिटली। किसी भी आप उसकी एएमसी में जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक अल हबीब है, अलाइड है, किसी की हुँ, भी उसमें चले जाएँ, नेम एबीसी कोई भी कंपनी है। तो हुँ, आप उसकी वेबसाइट पे जाएँगे एएमसी की, वहाँ पे आप डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब एसईसीपी ने 2 तरह की कैटेगरीज़ दी हुई हैं, एक तो सहूलत सरमायाकारी अकाउंट है। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए या लो ब्रैकेट के जो इनकम के लोग हैं, हुँ, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो इस इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। उनके लिए जो है इन्होंने एक सहूलत सरमायाकारी अकाउंट बनाया है। सहूलत सरमायाकारी अकाउंट क्या है? ये अकाउंट जो है वो 1 मिलियन के अंदर रहते हुए आप शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट आपके पास, आपका सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप एक वैलिड शनाख्ती कार्ड हो जो कि एक्सपायर ना हो, तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर कोई सोर्स ऑफ इनकम आपसे नहीं माँगेगा, आप हुँ, अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है जी? और इसके अलावा सरमायाकारी अकाउंट होता है जो कि अनलिमिटेड अकाउंट होता है। यानी जिस बंदे अनलिमिटेड से मुराद ये है कि उसकी जो अर्निंग्स हैं वो उसको जस्टिफाई करते हुए वो जितना भी पैसा वो इंजेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। सही, तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो ये 2 अकाउंट होते हैं, ऑनलाइन भी खुल जाते हैं, फिज़िकल भी आप इन पर्सन जाके एएमसी की ऑफ़िस से भी खुलवा सकते हैं। तो जब ये अकाउंट खुल जाएगा तो हुँ, आपको एक एप्लीकेशन दे दी जाएगी, उस एप्लीकेशन में आप जो है आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर कैटेगरीज़ दी होंगी कि ये लो रिस्क है, हाई रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। और जिसमें भी आप पैसा पार करना चाहें उसमें वन गो में पैसा आप पार कर सकते हैं। आप उसमें जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपके फंड्स जो हैं वो उसमें पार्क हो जाएँगे, उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स मिल जाएँगे। और फिर आपने एक चीज़ पूछी कि इसको पैसा निकलवाते कैसे हैं? निकलवाते को टेक्निकली रिडेम्पशंस बोलते हैं। तो रिडेम्पशंस अगर आपने करनी होगी तो वो भी एप्लीकेशन में ही ऑप्शन है। आपने किसी को कॉल नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना। हुँ, आप एप्लीकेशन में ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं किसी भी फंड के, तो आप उसको रिडीम करना चाहें तो 2 मैक्सिमम 2 डेज़ का टाइम होता है। तो 2 डेज़ में वो आपका फंड जो है वो रिडीम होके कैश में कन्वर्ट होके आपको आपके बैंक अकाउंट में जो भी उसमें आप लगाएँगे वो आपको उसमें जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें कैश डीलिंग नहीं है, ठीक है? कैश डीलिंग से मुराद ये है कि आप ओवर द काउंटर कोई कैश देके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स नहीं खरीद सकते। ये अच्छा, टोटली एंड टू बैंक ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? तो इसमें सिक्योरिटी ये भी है कि आप क्रॉस चेक देंगे मतलब ट्रस्टी के नाम का, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा, आपका एक अकाउंट खुलेगा और उसके बाद जब आपको फंड्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको कैश में नहीं मिलेंगे, वो उसी अकाउंट के जो आपने उसमें अपना रजिस्टर्ड अकाउंट दिया होगा, उसी में ही जो है ये रिटर्न होंगे। तो इसमें मज़े की बात ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल किसी के हाथ चढ़ जाती है, तो हुँ, वो अपने नाम करवा लेता है। तो हुँ, यहाँ पे पाकिस्तान में तो है ना इस तरह का सिलसिला जी, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े-शब्ज़े, तो इसके ऊपर कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया जो है वो कब्ज़ा ग्रुप काम इससे नहीं कर सकता। इस काम नहीं कर सकता क्योंकि ये एंड टू एंड जो है वो बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? सही, और अगर एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान अरशद के नाम का कोई अकाउंट है, तो हुँ, वो सिर्फ़ म्यूचुअल फंड अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंट है तो वो सिर्फ़ सलमान अरशद ही अपने अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं, यानी उसके जो फंड्स होंगे, पैसे होंगे, हुँ, वो सिर्फ़ सलमान अरशद के ही अकाउंट में आएँगे जब आप उसको रिडीम करेंगे। वो कोई थर्ड पार्टी कोई एबीसी कोई भी बंदा जो है वो नहीं कर सकता। अगर सलमान अरशद जो है वो नहीं निकलवाना चाहता तो कोई दूसरा बंदा उसको नहीं निकलवा सकता। तो ये भी सही, इसमें एक सिक्योरिटी है। सही। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि सिलेक्शन ऑफ राइट म्यूचुअल फंड किस तरह से की जा सकती है? देखें जी, सिलेक्शन के लिए बड़ा बुनियादी सा रूल है हुँ, कि
मेरा माजी मेरी गवाही, वो एक फिक्रा है ना, मेरा माजी मेरी गवाही। तो जिसका माजी अच्छा है और जिसकी रेटिंग अच्छी है, हम्म। आप उसकी तरफ जाएं। ठीक है, इसमें बड़ी एएमसीज, एक तो ये है कि एएमसी पुरानी होनी चाहिए। पुरानी होगी तो उसमें कम से कम आपको ये पता चलेगा कि सिंस इंसेप्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। हम्म। ठीक है, इसमें एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, MUFAP, मुफैप इसको बोलते हैं, हम्म। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इन सारे म्यूचुअल फंड ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई हुई है, और वो एसोसिएशन इनको लुक आफ्टर करती है। ठीक है, म्यूफैप आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये इस पे बड़े मजे की चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको वीकली, डेली, मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर किस फंड ने कितना रिटर्न बनाया वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और उसके अलावा आप FMR जो होती है, फंड मैनेजर रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो FMR डाउनलोड कर लेंगे आप। FMR में आपको उसके जितने भी अंडर फंड्स आ रहे होंगे, मतलब एक म्यूचुअल फंड मल्टीपल फंड्स को मैनेज कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लो रिस्क कैटेगरी के होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ हाई होंगे। तो वो जो कैटेगरी वाइज जो है उसकी सेग्रीगेशन है, उसमें आप देख लेंगे कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, उसके मुताबिक रहते हुए आपने आपको कौन सा फंड जो है वो सूट करेगा। इस पे भी मैं वैसे अभी बात करूंगा, मेरे से पूछिएगा अगर मैं भूल जाऊं कि सही। आप फंड की सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे सही। बताइएगा। तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि सवाल है, क्योंकि लोगों का कंसर्न यही होता है कि मैं किस तरह से फंड को सिलेक्ट करूं कि कौन सा सूटेबल फंड होगा मेरे लिए। अभी तो बिल्कुल। हम AMC की बात कर रहे हैं ना। हम्म। तो इसमें जो है एक चीज ये होती है जी कि आप सबसे पहले तो AMC की रेपुटेशन देखें, हम्म। क्या वो किसी बड़े इदारे के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद उसके रिजल्ट्स, उसके जो है वो रिटर्न के ऊपर फैसला करें। उसमें मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि हर महीने में हम्म। फंड मैनेजर रिपोर्ट एक शाये होती है, पब्लिश होती है, वो पब्लिक रिपोर्ट होती है। उसमें सारे रिटर्न्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं सिंस इंसेप्शन, यानी डे वन से जब वो फंड लॉन्च हुआ आज तक उसने फंड ने कितना कमाया। ठीक है, बेंचमार्क कितना था, उस फंड ने कितना कमाया, तो वो आपको पता चल रहा होता है कि फंड की परफॉर्मेंस क्या है। राइट। तो एक तो ये है कि आप पैकरा पे जाएं। ठीक है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पैकरा, उस पे आप जाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये फंड किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो उसकी रेटिंग कर रहा होता है। तो वो रेटिंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये फंड अच्छा है। मतलब पैकरा जो कि एक थर्ड पार्टी जो है, एक आप समझ लें कि एजेंसी है, वो आपको बता रही है कि इस फंड की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, और उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वो एक उसको जो है डेजिग्नेट करती है कि ये फंड जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो पैकरा पे जाएं वेबसाइट पे, वहां से उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि ये पैकरा की रेटिंग में कहाँ पे फॉल करता है। उसके बाद आप म्यूफैप की वेबसाइट पे आ जाएं, हम्म। उसमें आपको पता चलेगा कि ये रिटर्न वाइज कैसा है। अच्छा, म्यूफैप की वेबसाइट पे भी ये एक, अगर पहले ही उस पे जाएं तो आपको जो है ये मिल रहा होता है कि आप उसमें मुफैब की वेबसाइट पे जाके उनकी सारी फंड्स की जो है डेजिग्नेटेड जो जो उसके रिटर्न्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जी म्यूचुअल फंड की जो है मुफैब की वेबसाइट है, ये मैंने आपके सामने ओपन की है, mufab.com.pk। राइट, इसके हम्म। ऊपर आप सारी जो है चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि फंड को सिलेक्ट कैसे करूंगा मैं। हम्म। ठीक है, मतलब आपने कोई भी फंड है उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री में आएंगे। ठीक है जी, अब इंडस्ट्री में आके परफॉर्मेंस समरी में आएंगे। ओके। परफॉर्मेंस समरी में आप आके आप देख सकेंगे कि ये कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल, अब ये सारी कैटेगरीज के अलहदा बनी हुई है। अब जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये मनी मार्केट फंड है, पहला पहला एनुअलाइज रिटर्न। राइट, अब हम्म। इसमें सारी AMCs जो कि मिफैब की मेंबर हैं, उनके ओके। फंड्स आ रहे हैं। ABL कैश फंड, ABL मनी मार्केट, AKD फंड, बैंक अल हबीब कैश फंड, ठीक है जी, अल्फला फंड, अस्क्री फंड, फैसल फंड, मतलब यू नेम इट, जितने भी बैंक्स हैं, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, हम्म। वो सारी तकरीबन उनकी AMCs ओपन हुई हैं। अच्छा, अब इसमें आके अब रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, हम्म। अब इस पे आप ये रिटर्न्स, इसमें मैंने जैसे कहा आपको, इसमें ईयर टू डेट से लेके, वन डे से लेके, सॉरी, ईयर टू डेट तक का जो है रिटर्न आ रहा होता है। अब वन डे का रिटर्न है इसका, अच्छा ये एनुअलाइज रिटर्न होता है, ये एक दिन का रिटर्न नहीं है, यानी ये साल का रिटर्न है। अगर हम ABL कैश फंड का देखें तो ये 21% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मतलब सालाना अगर बात करें, ईयर टू डेट पे 21.78% का रिटर्न दे रहा है।
नहीं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपया जमा कराया तो आपको 21 लाख रुपया साल का ये देगा। ठीक है जी। तो ये रिटर्न्स जो है वो ईयर टू डेट में ये सारे शो हो रहे हैं, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैटेगरी है ना मनी मार्केट वाली, ये कैटेगरी क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आती है, तो हम्म। इसमें कोई वेरिएशन बहुत बड़ी नहीं मिलेगी। ओके। 100 बेसिस से 50 बेसिस पॉइंट की वेरिएशन मिलेगी। अब जैसे ये ईयर टू डेट में मैं मुख्तलिफ फंड्स के रिटर्न देखता हूँ, हम्म। लाइक 21% पे आप देखें आ रही हैं, फिर 22 पे भी मिल रहा है। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई 18% पे आपको ऑफर कर रहा होगा, कोई आपको 21-22% पे कर रहा होगा। 1 से 1.5 बेसिस पॉइंट की जो है, सॉरी, 1 से 1.5% की जो है, या 50 to 100 बेसिस पॉइंट की वेरिएशन के साथ ये रिटर्न होते हैं। अच्छा, इसमें आपका कैपिटल जो है वो लो रिस्क होता है, लो स्टेक पे होता है, और ये ओपन एंड फंड्स होते हैं। ओपन एंड फंड्स उसको कहते हैं, यानी आप किसी वक्त इनको रिडेम्पशन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। ओपन एंड से मुराद ये है कि मैं अगर कल अपने पैसे निकलवाना चाहता हूँ, हम्म। आज मैं रिडेम्पशन की इसको जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये 2 दिन की सेटलमेंट में, बाज जो है वो 1 डे की सेटलमेंट होती है, बाज 2 डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक सही। है जी। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे एक एलिमेंट जो है, जैसे मैं रेटिंग का बोल रहा था, पैकरा की रेटिंग, तो ये रेटिंग भी इसमें आ रही है, AA+ है, तकरीबन सबकी AA+ ही है। ठीक है, क्योंकि सही। ये सारे बैंक्स ही मैनेज कर रहे हैं, तो बैंक्स ऑलरेडी बड़े हाई, आप समझ लें कि इस सूरत में जो है वो रेगुलेटेड होते हैं। तो हाईली रेगुलेशन होने की वजह से इनकी जो रेटिंग है, बहुत कम ही फंड्स हैं जिनकी रेटिंग जो है वो मनी मार्केट की इतनी अच्छी नहीं है। तो ओके। ये एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनी हुई है, और ये डेली बेसिस पे आप देख रही हैं। हम्म। डेट है 29 फरवरी 2040, सॉरी 2024, राइट। तो ये हम्म। 29 फरवरी, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें एनोटेशन को ऑन कर लूँ, ये आप देख रही होंगी, ये आज की रिपोर्ट को जो है वो शो कर रहा है, राइट। ओके। जी। ठीक है ना, ये 29 फरवरी 2024 की रिपोर्ट बिल्कुल, है। हाँ। यानी ये डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट की, ये इनके रिटर्न्स जो है वो डेली बेसिस पे शाम के वक्त जो है, जैसे ही कट ऑफ टाइम होता है, कट ऑफ टाइम बोलते हैं जब इनकी डीलिंग खत्म हो जाती है, सही। ठीक है, तो उसके बाद इसका एक रिपोर्ट निकलती है, और ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती है। आप इसको डेली बेसिस जब भी आप ओपन करेंगे तो ये आपको सारी जो है इसमें ऑप्शंस मिल रही होंगी कि क्या किस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया, और कितना दिया, और कितना लिया आपसे। मतलब जाहिर सी बात है, ये मनी मार्केट का फंड है, मैं दूसरे भी आपको दिखाता हूँ। तो इस पे दोनों तरह के ऑप्शंस आपको मतलब वो मिल रही होंगी कि कितना किसने फंड्स में पैसे आपको दिए हैं, और कितने आपसे लिए, मतलब कितना इसमें लॉस हुआ। अब ये कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड है। ठीक है। हम्म। ये फंड्स क्योंकि ये कैटेगरी है जिसमें आप कह सकती हैं कि कैपिटल प्रोटेक्टेड, यानी आपका जो सरमाया, बुनियादी जो इनिशियल कैपिटल है, वो आपका इसमें सेफ रहता है। ठीक है। ओके। तो इनके रिटर्न्स कदरे कम होते हैं। आप देखेंगे इसका ईयर टू डेट का रिटर्न 15% से 13 से 15% पे जो है वो जो है वेरिएट कर रहा है। अब ये क्यों? क्योंकि ये लंबे अरसे के फंड्स होते हैं, ये 1-2 दिन का फंड नहीं होगा, ये आपको लंबे अरसे के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न देंगे। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि ये मनी मार्केट जो होती है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ आगे वो कर रही है, मूवमेंट होती है इसमें, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर नीचे होंगे तो मनी मार्केट के फंड्स जो है, सॉरी, रिटर्न जो है वो मूवमेंट होगी उसमें। तो में जो है क्योंकि लंबे अरसे के लिए आपको एक फिक्स रिटर्न चाहिए होता है, और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड चाहिए होता है, तो इसलिए ये उस तरह की कैटेगरी में जो है वो अ, पैसा रख रहे होते हैं। उसके बाद ये फिक्स्ड इनकम है। फिक्स्ड इनकम भी लंबे अरसे के लिए होता है। वो हम्म। इनके भी जो रिटर्न्स होते हैं, वो आप कह लें कि मोर और लेस जो आपकी मनी मार्केट की कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी जो ये वाली है, हम्म। इससे ये वाले जो होंगे फिक्स इनकम वाले, वो थोड़े कदरे कम रिटर्न ऑफर कर रहे होंगे। अब जैसे देखें, इसमें 19%, 16%, 18, 16, ठीक है, इस तरह के रिटर्न जो है वो ईयर टू डेट में आ रहे हैं। लेकिन ये भी कैटेगरी मनी मार्केट, पैसा इसने भी डेट मार्केट में पार्क करना है, लेकिन हम्म। क्योंकि इसने लंबे अरसे के लिए करना है, तो इसलिए आपको एक सेट जो परसेंटेज है वो कुछ अरसे के लिए मिलती रहती है। लेकिन ये जो मनी मार्केट वाला है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हुए तो इनके रिटर्न ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे। ओके। ठीक है जी। और इसके साथ फिर एक सबसे अहम आती है, बाकी भी हम बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, हम्म। तो इसको किसी और दिन भी लोगों के सवाल आएंगे तो सवालों पे कर लेंगे। ये एक सबसे अहम है जो इक्विटी का फंड है। ओके। ठीक है। अब हम्म। जो इक्विटी के फंड्स हैं वो प्योरली स्टॉक्स में पैसा लगा रहे होंगे। ठीक है, सही। आपसे पैसा लेंगे,
जैसे नादिया का पैसा लिया, सलमान का पैसा लिया, मिस्टर एबीसी का पैसा लिया, ये हम्म, 1-2 करोड़ रुपया बन गया, तो वो राइट, 1-2 करोड़ रुपया किस में लगाएंगे? स्टॉक्स में लगाएंगे, या ओके, किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं लगाएंगे। तो राइट, अब इसमें रिटर्न देखे ना, अब इक्विटी के रिटर्न है, पहला एबीएल स्टॉक फंड 61% रिटर्न 1 ईयर का, वहां पे 19% था, यहाँ पे 61% है। सही, और इसमें आप अगर आप देखेंगे तो यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड जो है, हम्म, इसने 94% का रिटर्न दिया साल में। मतलब आपने 1 करोड़ रुपया लगाया एक साल पहले, तो राइट, आज आपके पैसे वो उसके ऊपर 94 लाख की उसके ऊपर जो है वो एप्रिसिएशन हुई है। बिल्कुल, ठीक है, मतलब 94 लाख रुपया आपने कमाया। इसी तरह से ये सारी आपको कैटेगरी शो हो रही है। आपने बोला ना कि फंड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये आप तो एक तो उसकी रेटिंग देखेंगे, दूसरी उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ये परफॉर्मेंस जो है ये सारी ट्रांसपेरेंट है, और इसमें आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप आए इक्विटी फंड में, फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में पैसा लगाना है, तो आप इक्विटी फंड में आके कंपेयर कर लें कि यार किस किस फंड का क्या क्या रिटर्न रहा है पिछले एक साल में, तो वहां से आपको उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। अच्छा, इसमें फिर ऑप्शंस दोनों है, ये आपने सवाल नहीं पूछा, मैं खुद अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। जी, इसमें जो ऑप्शंस हैं दोनों हैं, शरिया कंप्लाइंट भी हैं, और दूसरा कन्वेंशनल भी हैं। राइट, अगर आप शरिया कंप्लाइंट में इंटरेस्टेड हैं, तो ये शरिया कंप्लाइंट रिटर्न जो है वो स्टॉक्स के आपको ये वो स्टॉक्स में आपका पैसा लगाएंगे, उन स्टॉक्स में लगाएंगे जो कि शरिया कंप्लाइंट होंगे। राइट, ये और इसी तरह से कन्वेंशनल जो है वो शरिया नॉन शरिया दोनों में लगा रहे होंगे। राइट, सही तो सही सही, इसमें आपको मनी मार्केट में भी चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो इक्विटीज में काम कर रहे हैं, दोनों हम्म, सूरतों में आपको जो है वो दोनों ये ऑप्शंस दोनों जो है वो ऑप्शन मिलेंगे, अवेलेबल। जी। अच्छा, एक चीज इसके अंदर, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हम्म, मुफैब की वेबसाइट से, फिर हम इसको जो है वो क्लोज करके आपके सवाल की तरफ आ जाएंगे। हम्म, अच्छा, इसमें ए यू एम की कैटेगरी है, इंडस्ट्री में आएंगे, ए यू एम एसेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी है। ठीक है जी, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मकसद ये है कि किस फंड के पास कितना पैसा मैनेजमेंट का आया हुआ है। राइट, तो जिस हम्म, भी फंड के पास ज्यादा पैसा होगा, इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है लोगों का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पर्सन को अगर पैसा दूंगा, तो मैंने कुछ अपनी उसके ऊपर वर्किंग की होगी, फिर ये कलेक्टिवली सबकी वर्किंग जो है वो इकट्ठी होगी, तो वो हमारे पास एक जो है वो डेजिग्नेटेड फंड बन जाएगा। उस फंड में मैं अपना पैसा लगाऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट होगा, जिसकी मुझे वर्किंग अच्छी लग रही होगी। राइट, अब इसमें हमें पता चल रहा है, जैसे ये एबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, अब फॉर एग्जांपल आप इसके कैश फंड में इंटरेस्टेड है, मिसाल के तौर पे, ये हम्म, पहला एबीएल आ रहा है, इसलिए मैंने एबीएल का नाम लिया, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को। सिर्फ हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसमें ये जो एबीएल कैश फंड है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये 49 बिलियन रुपीस के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं सिर्फ एबीएल कैश फंड में। ओके, 49 बिलियन रुपीस, 49 अरब रुपए के। अब राइट, आपको इस कंपेयर करना है कि एबीएल कैश फंड, अगर आपने कोई कैश फंड में करना है, तो आप एबीएल कैश फंड को आप फॉर एग्जांपल एबीएल सॉरी अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ करना चाह रहे हैं, तो हम्म, इसका ये मनी मार्केट अल हबीब कैश फंड है, तो ये सिर्फ 30 अरब मैनेज कर रहा है, वो 45 कर रहा था, ये 30 कर रहा है। इसी तरह से ये आप सारी कैटेगरीज के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि कंपेयर कौन सी करते हैं, राइट, एएमसी कितने पैसे मैनेज कर रही है। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि पब्लिक का और इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इसमें पब्लिक भी है इंस्टीट्यूट भी है, राइट, वो स्टॉक्स में जो है वो क्या पैसा जो है लगा रहे हैं। राइट, तो राइट, ये एक एक छोटी सी जो है वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की। बिल्कुल, अब इसमें एक सवाल मैंने आपसे कहा था, मैं क्योंकि नहीं भूला तो मैं खुद ही बता देता हूँ। हम्म, तो सवाल ये था कि किसी भी पर्सन को जब स्टॉक्स में सॉरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करेगा कि कौन सा फंड उसके लिए अप्रोप्रिएट है। हम्म, अच्छा, ये प्योरली जो डिसीजन है ना, ये प्योरली अब इसमें कैटेगरीज तो मुख्तलिफ है, इसमें राइट, मनी मार्केट भी है, फिक्स्ड इनकम भी है, इसमें स्टॉक्स स्टॉक्स भी आप आ जाते आपके पास आ जाती है, इक्विटीज जिसको हम बोलते हैं। सर इसी सवाल के साथ ये सवाल भी कवर कर दें कि इस म्यूचुअल फंड में कौन जो है जो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं? जी ठीक है, तो इसमें नादिया इस तरह से है कि एक तो जो फंड की कैटेगरी है वो राइट, जब आप देखते हैं, तो आपके वो ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होनी चाहिए। ओके, साल के तौर पे मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ,
हम्म। ठीक है, मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिला। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बंदा, आपको पता है, काम करने जोगा नहीं रहता, काम करने जोगा नहीं रहता। तो बिल्कुल। उसको उसको जो है एक फिक्स इनकम चाहिए होती है, ठीक है, किचन चलाने जैसे। के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। बिल्कुल। तो उसके लिए जो कैटेगरी अच्छी समझी जाती है वो फिक्स्ड इनकम की कैटेगरी समझी जाती है। ठीक है, ओके। वो अपना पैसा फिक्स इनकम में लगाएगा, ताकि उसको एक लंबे अरसे के लिए पैसे जो है वो फिक्स उसको पर मंथ के हिसाब से चलते रहे, उसको मिलते रहे, और वो उनको अपने रनिंग फाइनेंस या आपकी अपने समझ लें कि किचन वगैरह मैनेज कर ले, अपने एक्सपेंसेस डे टू डे मैनेज कर ले, तो सही। उसके लिए ये कैटेगरी होगी। तो इसको हम समराइज अगर कर लें, तो जिस पर्सन को रेगुलर पैसा चाहिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उसको मार्केट रिस्क नहीं लेना, ओके। उसके लिए फिक्स्ड इनकम या की कैटेगरी अच्छी है। ठीक है। अब दूसरा इसमें जो ऑप्शन आ जाता है वो आता है लिक्विडिटी का। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं कोई इंस्टीट्यूट हूँ, मेरे पास फंड्स पड़े हुए हैं, और मैं उन फंड्स को म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहता हूँ। ठीक है। एक सवाल एक और भी मुझे याद आ गया, ये आप पूछिएगा मेरे से अगर मैं भूल जाऊं, ये बड़ा अहम सवाल है कि बैंक डिपॉजिट्स में कोई बंदा पैसे क्यों ना इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड में क्यों करे, जबकि रिटर्न्स तो दोनों के एक ही जैसे हैं। ठीक है। नहीं। तो इसका मैं जी, आपको तो ये जवाब, आगे एक सवाल है कि क्या डिफरेंस है, अभी आप इसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हमने 3 कैटेगरीज़ को वो किया हुआ है और इनका राइट, ओके डिफरेंशिएट ओके ओके बिल्कुल। ओके ओके, जी। चलें जबरदस्त। तो ये है कि कैटेगरीज पे हम कि सिलेक्शन पे, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि हुँ, सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। हुँ, अगर आपके पास, दूसरी में कैटेगरी में था कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी है, सपोज मैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट हूँ और मेरे पास कोई 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ठीक ओके। है। अब मुझे चाहिए कि मैं इन 10 करोड़ को, अगर तो ये बैंक्स में पड़े रहेंगे, गो के बैंक में भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो यूजुअली सजेस्ट क्यों नहीं किया जाता, वो मैं अभी आपके नेक्स्ट सवाल में जवाब दूंगा। जी। तो वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए आप उसको मनी मार्केट फंड में पार्क करते हैं, और मनी मार्केट जो फंड होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो रिडेम्पशंस होती हैं वो आप किसी वक्त कर सकते हैं, 1 डे पे रिडेम्पशन होती है, एक ही दिन में सेटलमेंट हो जाती है, और इसका डेली रिटर्न भी आ रहा होता है। तो यूजली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जिनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो, यानी ये पैसा हमें फॉर एग्जांपल अगले 10 दिन इस्तेमाल में नहीं आना, तो वो उसको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पार्क कर देंगे, ताकि 10 दिन का तो रिटर्न बनाए ना, और 10 दिन के बाद जब भी उनको पैसे चाहिए होंगे वो रिडीम करके उसको वापस बैंक में मंगवा लेंगे। अब ये मनी मार्केट की जो कैटेगरी होती है ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए होती है। ठीक है, आप अपना जो लिक्विड कैश होता है उसको म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर देते हैं, और जब भी आपको चाहिए होता है आप उसको वापस ले लेते हैं। दूसरी कैटेगरी फिक्स्ड इनकम की है, जिसको रेगुलर बेसिस पे पैसे चाहिए, कोई भी पर्सन है, उसमें मैंने रिटायर की आपके साथ एग्जाम्पल ली। तीसरी चीज जो कैटेगरी है इक्विटी की, ये उस पर्सन को सूट करती है जिसको फौरी पैसा नहीं चाहिए, जिसको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपने, मैं जैसे आपको मिफैब की वेबसाइट पे लेके गया था, जी। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो इक्विटीज के रिटर्न थे वो 60%, इवन के आपका जो यूबीएल का था वो 90% अबव ऑफर कर रहा था। ठीक हुँ, है। तो 20% और 90% एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अगर आप फिक्स इनकम में जाते हैं वहां पे अभी 20% मिल रहा है, और ये भी उस वजह से मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स आगे लो होना शुरू होंगे तो इनके भी जो रिटर्न्स है वो ड्रॉप हो जाएंगे। सही। तो वो पर्सन, जो बंदा ग्रोथ चाहता है, मगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल जॉब कर रहा हूँ, मेरी एक्टिव इनकम आ रही है किसी जगह से, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह में पैसा लगाऊं जो कि मुझे मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मदद करे, मुझे फिल फॉर पैसे की जरूरत नहीं है। गो के जो लिक्विडिटी होती है इक्विटी फंड में भी उसी तरह से होती है, आप निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं, आपका पैसा बाउंड नहीं होता। लेकिन ये है कि आप एक लंबे अरसे तक जब उसको पार्क करके रखते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि आपके जो फंड्स है उसकी एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको ग्रोथ मिलेगी। तो 3 कैटेगरीज इसके अंदर है, तीनों की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर इसके ऊपर आप जो है, आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही, तो आप, जाहिर सी बात है, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जो है वो मदद ले सकते हैं कि जी मदद ले मेरे, सकते हैं, सही। हाँ, कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड होना चाहिए एससीसीपी से। तो उसमें ये है कि वो आपको एक अच्छा मशवरा देगा कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी जो है वो आपके लिए बेहतर है। गो के म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन में
आपको जो है वो ऑप्शन मिल रहे होते हैं, आपको उस तरह राइट। का हेडेक नहीं होता कि आपने जो है वो पैसा खुद मैनेज करना है। मैनेज करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर रहेगी, हुँ, हुँ। वो आप कोई भी वेल्थ मैनेजर या मनी मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से जो कि रजिस्टर्ड हो एससीसीपी से, उससे आप मशवरा भी ले सकते हैं, जो आपको आपके गोल्स को देखते हुए, फाइनेंशियल गोल को देखते हुए आपको राइट, उसके अकॉर्डिंगली मशवरा दे देगा। राइट। सर, मैंने आपसे ये सवाल भी किया था कि कौन-कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से भी आप जी, जी। बताइए। जी, जी। इसके हवाले से कोई भी पर्सन है, शुरू में मैंने बोला था कि 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। हुँ, एक तो हुँ। सरमायाकारी अकाउंट है, एक सहूलत सरमायाकारी अकाउंट है। सही। अच्छा, सहूलत सरमायाकारी अकाउंट क्या है? एक वो बंदा जिसके पास इनकम का प्रूफ़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारी पाकिस्तान में बड़े लोग जो है, एक तो स्टूडेंट्स के पास भी पॉकेट मनी होती है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का जो है वो अपना बिहेवियर बना सकते हैं, हुँ, बिल्कुल हुँ। अपनी इनिशियल एज से कर सकते हैं। तो एक तो ओके। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो है वो प्रमोट करने के लिए सहूलत सरमायाकारी अकाउंट बनाया गया। यानी अच्छा। कोई भी पर्सन जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो हुँ, या हुँ। तो घर से पैसे ले रहा है या वो ओके। अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है जो लोग हैं, ज़्यादातर जो बिज़नेसेस हैं वो कैश पे भी काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल वो ऐसे कतराते हैं, आपको सैलरी स्लिप भी नहीं देते। हाँ, ठीक है, तो ऐसा बंदा कैसे आप का बंदा जो है वो पीएसएक्स में, सॉरी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट म्यूचुअल करेगा? फंड में तो हाँ, उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो पर्सन जो है सहूलत सरमायाकारी अकाउंट के तहत जो है उसको दो सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। एक उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए और दूसरा उसका जो है शिनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर उसके पास हैं तो वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है राइट, और वो अकाउंट खुलवा के उसमें 1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर वो उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो फिर उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगी। राइट। दूसरा जो पर्सन है वो सरमायाकारी अकाउंट है। अब सरमायाकारी अकाउंट जो होता है वो कोई भी बंदा जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड है, फाइड है, जो कि प्रॉपरली एफबीआर में अपनी जो है वो रिपोर्ट करता है, रिटर्न जो है, तो वो बंदा जितने भी पैसे हैं अपने मतलब उसको इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उनको जस्टिफाई कर सके। तो ये कोई भी बंदा स्टूडेंट से लेके एक स्टूडेंट से लेके एक कॉरपोरेट में कोई काम करने वाला, कोई एम्प्लॉय से लेके कोई ऑर्गेनाइजेशन से लेके कोई मल्टी बिलियनियर ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास पैसा जो है वो आपका वाइट है और वो लेजिटिमेट है, तो आप काम कर सकते हैं इसमें। नहीं। जैसे थोड़ा-सा मुझे इस हवाले से बताएँ कि म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफ़िट और गेन के हवाले से हमने बात की, तो उसमें आप मुझे ये बताएँ कि इसका प्रॉफ़िट और गेन जो है, क्या वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इन्हिसार करता है? कुछ डिपेंडेंसी जी। इस हवाले से भी है? अच्छा, इसमें जो दो कैटेगरीज मैंने बोली है ना, एक मनी मार्केट वाली और एक फिक्स्ड इनकम वाली, ये हुँ, जो दो कैटेगरीज हैं इसमें जो आपका रिटर्न होता है वो डिपेंडेंट होता है आपकी इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन के साथ। ओके, मनी मार्केट यूजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि जब आप पैसा किसी को दे रहे होंगे तो जो बेंचमार्क काइबर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अलाइन किया, सेट किया हुआ है, हुँ, हुँ, उसके मुताबिक ही आपको मिलेंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट कट करना शुरू कर देगा तो वो आपकी ज़ाहिर सी बात है उसमें रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अच्छा, जी, फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में क्योंकि आपको जो आपकी पैसा जो पार्क होता है वो एक लंबे अरसे के जो है वो टेन्योर में हो रहा होता है, तो जी, इसलिए वहाँ पे आपको उस लेवल का की परेशानी नहीं होती राइट, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से। लेकिन जो मनी मार्केट है वो राइट अवे आपकी अफेक्ट कर रही होती है। दूसरी राइट, आपकी कैटेगरी आ जाती है इक्विटी की। ज़ाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो हुँ, यूजुअली एक जो है बिजनेसेस का पैसा जो है, या यही जो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स के मनी मार्केट में पैसा लगा के बैठे हुए हैं, ये अपना पैसा जो है वो इक्विटीज में शिफ्ट करते हैं। क्योंकि राइट, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदे को अब इंटरेस्ट रेट के 20% भी होते हुए एक बंदे को 90% का जो है वो रिटर्न मिल रहा है। ये बिल्कुल, अभी हमने जैसे मुफैप में देखा। ठीक है। हुँ, और जब ये रिटर्न अगर फॉर एग्जांपल गिर के 12-13% पे आ जाता है और मुझे इक्विटी में जो है वो 40% 50% ऑफर हो रहा होता है, मिसाल ले रहे हैं, तो मुझे जी, जाहिर सी बात है इक्विटी को प्रेफर करूंगा ना। तो वो इक्विटीज का जो फिक्स इनकम का और लिक्विड मनी मार्केट का जो पैसा है वो उठ के इक्विटीज में भी आता है, तो उससे भी इक्विटीज की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। इंटरेस्ट रेट जब भी ड्रॉप होंगे तो इक्विटीज की परफॉर्मेंस एक तो लिक्विडिटी की वजह से इंप्रूव होगी, दूसरा इसका ये होता है
कि जब लो कॉस्ट बोरोइंग आपको ऑफर होगी तो उसमें ये होगा कि आपके जो बिजनेसेस होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो जब वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे तरीके से हो रही होती है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ की रिफ्लेक्शन जो है वो इक्विटीज के रिटर्न में भी आपकी जो है वो शो हो रही होती है। नहीं। अच्छा सर, अब ये बताएँ कि म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉज़िट और सेविंग सर्टिफ़िकेट, इन तीनों में क्या मतलब क्या डिफ़रेंशिएट है इन तीनों में आपस में? अच्छा, इसमें ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि अगर मुझे 21%, 20%, 21% बैंक से मिल रहा है हुँ, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं? ठीक है, तो हुँ, मुझे म्यूचुअल फंड की मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, इक्विटीज तो साइड पे रख लेना। राइट, मनी मार्केट में भी 21-22% का रिटर्न है जो अभी हमने देखा। इस तरह अगर आप ओके, बैंक डिपॉजिट पे जाएंगे वहां पे भी आपको जो है रिटर्न यही मिलता है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अहम है, जो म्यूचुअल फंड में आपको शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट मिलती है ना, उसका रिटर्न बैंक डिपॉजिट से ज्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल देता हूँ, मिजान में जो कि शरिया कंप्लाइंट अकाउंट है, जो कि एक इस्लामिक बैंक है, उसमें अगर आप सेविंग में पैसा रखवाते हैं ना तो वो उसका रिटर्न कम होगा, काफी कम होगा, 8-7-8% का फर्क होता है। लेकिन अगर मिजान के म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखवाएंगे, ठीक है, बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ, अक्सर लोगों को हुँ, पता ही नहीं होता। अगर अच्छा, मिजान के आप म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में पैसा रखवाएंगे तो वहां पे आपको रिटर्न 6-7%, 8% ज्यादा मिलेगा। ये बात तो चलो समझ लगती है कि यार रिटर्न का जो है वो डिफरेंस है, उसकी वजह से हम जो है वो प्रेफर कर रहे हैं मिजान को, राइट। दूसरी चीज ये है कि जब कन्वेंशनल में आप जाते हैं तो फ्रैक्शन का फर्क है, मतलब 10 पैसे 20 पैसे बेसिस पॉइंट कह लें, या 0.20 या 0.40 या 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, या आधे परसेंट का, मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं, आधे परसेंट का अगर फर्क है तो उसमें मैं क्यों प्रेफर करूंगा कि मैं बैंक में पैसा ना लगाऊं, अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में लगाऊं। इसमें जो है सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है ना वो है टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है जी, टैक्स बेनिफिट से मुराद सिंपली ये है, अ, अब जिस बंदे की जो लो कैटेगरी रिटर्न पे फॉल करता है वो तो अपना बैंक में भी पैसा रखवा सकता है, कोई मसला नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी रखवा सकता है। हुँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि इसमें आपके पास मल्टीपल फंड्स होते हैं, तो आप किसी में इजीली मूव भी कर सकते हैं, कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो वो रिटर्न को देखते हुए आप यूजुअली जो है वो अपना पैसा मूव भी करते रहते हैं, तो वो रिटर्न अच्छा बनता है कंपैरेटिवली बैंक डिपॉजिट के। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं और आपकी जो मार्कअप इनकम है बैंक्स के ऊपर, वो फॉर एग्जांपल 50 लाख से साल में एक्सीड कर जाती है, ठीक है, हुँ, तो इसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो, अब इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर आप बैंक में पैसा रखवाते हैं तो यूजली इसके ऊपर 15% का विद होल्डिंग टैक्स लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है इसी पैसे को अगर आप सपोज जो है उसमें रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, तो इसके ऊपर 10% की आपके ऊपर टैक्सेशन होती है, ठीक ओके, है। अब ये 15% अगर आपकी बैंक डिपॉजिट की इनकम जो है वो 5 मिलियन से कम है तब 15% लग रही होगी। अगर ये बैंक डिपॉजिट की जो मार्कअप की इनकम है ये 5 मिलियन से एक्सीड करेगी तो ये आपका जो टैक्स का रेट है ये 32-33% पे चला जाता है, राइट, जो कि बहुत तकरीबन डबल है, मतलब 15 से 30 से ऊपर चला गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुँ, अगर आपने साल की इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा आपको आ रही है प्रॉफिट्स के ऊपर, हुँ, तो आप 33 मतलब मोर देन 30% तकरीबन आप जो है वो टैक्स की फॉर्म में दे रहे होंगे। और जबकि अगर आप बैंक में पैसा रखवाते हैं, जबकि दूसरी जगह अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखवा रहे होते हैं तो वहां पे आपको जो रिटर्न होता है उसके ऊपर आपको सिर्फ सिंपली 10% का जो है वो आपको टैक्स लग रहा होगा, ठीक है, फुल एंड फाइनल, हुँ, और कैपिटल की अप्रिसिएशन के ऊपर। तो ये तकरीबन 20% की इसके अंदर जो है वो मतलब 19 से 20% की इसके अंदर टैक्स की बचत है, अगर आप मनी मार्केट में बैंक में पैसा रखवाते हैं या आप जो है म्यूचुअल फंड की मनी मार्केट में रखवाते हैं या बैंक्स में रखवाते हैं। और इसके लिए मैंने आपको वो एक थ्रेश होल्ड भी बता दिया कि अगर 5 मिलियन 50 लाख से ज्यादा आप साल का कमा रहे हैं तो ये आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक हुँ, दूसरा बेनिफिट भी है। हुँ,
मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज होती हैं, टैक्स का बेनिफिट है वो भी। मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज हैं जो कि अपना पैसा जो है वो पार करके बैठी हुई है स्टॉक्स में, ठीक है जी, हाँ। और उसमें उनको स्टॉक्स में पैसे पे लॉस हो गया। उसके उस लॉस को एक तो वो जाया करने वाली बात है ना, या तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें या उसको जाया करा दें, ठीक है, वो सही। आपका वेस्ट में चला जाएगा, या आप उस लॉस को अपनी गेन के साथ एडजस्ट करा लें। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो मनी मार्केट के ऊपर गेन आता है, ये गेन आपके जो इक्विटीज के जो लॉसेस हैं उसके साथ भी एडजस्टेबल होता है। मतलब इक्विटीज के ऊपर जो लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट स्टॉक्स उठाए हुए हैं, उसमें आपके पास लॉस स्टैंड कर रहा है, कैपिटल लॉस स्टैंड कर रहा है, तो वहां से आप इस कैपिटल लॉस को आप कैपिटल गेन के साथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मनी मार्केट से आएगा। ये बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट है। ये छोटे बंदों के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इतना ज्यादा, खैर इंडिविजुअल्स भी अब तो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक बंदा है जो स्टॉक्स में काम कर रहा है, उसका लॉस खड़ा हुआ है और वो बैंक में पैसा रखवा के बैठा हुआ है जो कि किसी खाते में नहीं जा रहा, वो 15% दे ही जा रहा है उनको। जबकि आप अगर म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट में आ जाते हैं तो वहां पे आपका जो लॉस इक्विटी वाला है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अक्सर लोगों को ये इस चीज का इल्म नहीं होता। लेकिन ये है कि बड़े कॉर्पोरेट तो आजकल कर रहे हैं, आजकल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी इसके ऊपर बड़ा जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो इसके ये टैक्स बेनिफिट्स हैं। आपको समझ लें कि टैक्स बेनिफिट्स की वजह से म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज़्यादा कंपैरेटिव, और तकरीबन कॉर्पोरेट आप लोगों को देखेंगे तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में ही आजकल अकाउंट खुलवाए होते सही। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और बड़ी जो है आपने डिटेल का इसके ऊपर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, और आपने बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की। और आपका नाज़रीन यहाँ पर जो भी आपके सवाल हों इस डिस्कशन के हवाले से, वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल करना चाहें सलमान साहब से, तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करूँगी। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके आपके वक़्त का। इसी के साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।